गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़े थे लेसन नंबर 2 नो समाजवाद, और जैसा कि आप लोगों के द्वारा एक अच्छा रेस्पॉन्स वीडियो क्लासेस में मिल रहा है, और यही हम चाहते हैं कि आप लोग वीडियो क्लासेस के माध्यम से कोविड-19 के समय में अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखें, जिससे कि आपको किसी प्रकार का लॉस इससे रिलेटेड ना हो। और हम चाहते हैं इसी प्रकार से आप कंटिन्यू क्लास में बने रहेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, और कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट तो मिलने ही वाला है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस का भी कोई पता नहीं है। हमारे विद्यालय ने इस कोविड-19 के समय में भी जो आपको सुविधा प्रोवाइड करवा रखी है, उस सुविधा का पूर्ण रूप से यूज करें, और यूज करने के साथ साथ इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमें भी सुरक्षित रखना है और हमें अपने परिवार सदस्यों को भी सुरक्षित रखना है, इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अब सबसे बड़ी बात ये कि बेटा, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला था कि जिस स्टूडेंट ने अभी तक बुक परचेज नहीं किए हैं, तो आपसे एक बार अगेन वापस से रिक्वेस्ट है कि आप बुक परचेज कर लें, जिससे कि आपके सेल्फ स्टडी भी घर पर कंटिन्यूटी से चलती रहे, और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में आता है तो आप उसको क्लियर भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको उसी से कंप्लीट हो पाएंगे, अंडरलाइन से वो उसी से कंप्लीट हो पाएंगे। यहाँ आपको लेसन जो है वो रीड कर दिया जाता है, बता दिया जाता है, समझा दिया जाता है, लेकिन उसको घर पर सेल्फ रीड करना भी बहुत जरूरी। सेल्फ रीड जब तक आप नहीं करेंगे तब तक उस लेसन का जो भावार्थ, उस लेसन का जो सारांश है वो आपके ठीक से समझ में नहीं आएगा। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, वैसे तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है वो इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि आपको किसी प्रकार कंफ्यूजन है, डाउट ना रहे, किसी प्रकार की कोई कमी आपकी शिक्षा प्रणाली में ना रहे। तो हमें ज्यादा से ज्यादा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कंटिन्यूटी में इस पढ़ाई को आगे बनाए रखना चाहिए और घर पर भी स्टडी करनी चाहिए। तो वापस हम आते हैं, आज हमारे लेसन था समाजवाद। समाजवाद की अगर हम बात करें, लेसन नंबर 2 था हमारे समाजवाद, और समाजवाद आपको बताया गया समाजवाद क्या है। समाजवाद आपको बताया गया था कि लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाते हुए, लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाते हुए आर्थिक सामाजिक न्याय, आर्थिक गरिमा, सामाजिक गरिमा को बनाए रखने का कार्य ही क्या कहलाता है, समाजवाद कहलाता है। और समाजवाद जो है वो इस बात के लिए पैरवी करता है कि समाजवाद के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को लोकतंत्र चाहिए होता है, अर्थात लोकतंत्र नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में समाजवाद में स्थापित नहीं हो सकता। अर्थात लोकतंत्र किसी भी राष्ट्र के लिए कंपलसरी है, और बिना लोकतंत्र के उस राष्ट्र में समाजवाद संभव भी नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात ये कि समाजवाद सबसे पहले जो व्याख्या करता है वो लोकतंत्र की करता है। आपने पढ़ा था, आपको पढ़ाया गया था कि ये दोनों ही विचारधारा, आपको दो विचारधारा बताई गई, पूंजीवादी और दूसरी बताई गई थी साम्यवादी। इन्हें दोनों ही प्रकार की विचारधाराओं का विरोध कौन करता है, समाजवाद करता है। इनका ये मानना है कि इनकी जब अत्यधिक सीमाएं बढ़ जाती हैं, इनका प्रभाव जब बढ़ने लगता है, तो निश्चित रूप से राष्ट्र की अर्थव्यवस्थाएं, राष्ट्र की शासन व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं सभी तहस नहस होने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र को अगर समाजवाद स्थापित करना है तो इनको एक लिमिटेशन में, एक सीमाओं में ही इन प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए, अन्यथा उसको स्थापित करने के लिए मूल रूप से इस विचारधारा को ही स्वीकार करना चाहिए। इस विचारधारा के शासन प्रणाली को स्वीकार करना चाहिए कि लोकतांत्रिक प्रणाली होने पर ही समाजवाद स्थापित हो सकता है, क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने कहा है कि समाजवाद स्थापित करने के लिए प्रत्येक नागरिक को अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, उनकी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने का स्वतंत्रता होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए, और वह सब चीजें लोकतंत्र में इसको प्राप्त हो सकती है। समाजवाद की अगर बात करें तो इंग्लैंड को समाजवाद का घर कहा जाता है। इंग्लैंड को समाजवाद का घर कहा जाता है, अर्थात समाजवाद का जो जन्म हुआ, प्रारंभ हुआ, वो इंग्लैंड से हुआ। इसके बाद बहुत सारे विद्वानों ने अपनी पुस्तकों की रचनाओं के आधार पर और अपने अध्ययन के आधार पर समाजवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया, जिसमें यूटोपिया नामक पुस्तक आती है थॉमस मोर की, लेविएथन पुस्तक आती है टॉमस हॉब्स की। ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनके माध्यम से समाजवाद को परिभाषित करने और उनको उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। यहाँ पर कुछ पुस्तक हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम लास्ट वाले पॉइंट से लेते हैं कि अगला पॉइंट था आपका आर्थिक राजनीतिक आजादी के हिमायती। आर्थिक
राजनीतिक आजादी के यानी इसका मतलब आपको बताया था आपकी राजनीतिक आजादी के मायने का कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राष्ट्र में नागरिक के रूप में जब रहता है तो उसको आर्थिक न्याय, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता से संबंधित आपको बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के लिए समान अवसर प्रदान होना चाहिए और समान अवसर के साथ साथ उसका इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कैसे वह अपने कार्यों को करे और उसके कार्य क्षमता के आधार पर उसको वेतन का भुगतान किया जाए। तो ये आर्थिक स्वतंत्रता है। राजनीतिक स्वतंत्रता बताई कि प्रत्येक नागरिक को मतदान करने से लेकर शासन करने तक का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, अर्थात उससे संबंधित किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं व्यक्ति के अंदर करना चाहिए। अर्थात अगर हमें समाजवाद स्थापित करना है तो प्रत्येक नागरिक को आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करनी होगी। बिना आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के किसी प्रकार की समाजवादी की स्थापना नहीं हो सकती। इसके बाद है उत्पादन और वितरण पर जनतांत्रिक नियंत्रण। उत्पादन और वितरण पर जनतांत्रिक नियंत्रण। देखिए उत्पादन और वितरण पर जनतांत्रिक नियंत्रण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा कि जो उत्पादन की जा रही है वस्तुओं का जो उत्पादन किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, उस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का या सरकार के किसी एक महत्वपूर्ण अंग का ही अधिकार नहीं होना चाहिए। जो भी उत्पादन या उत्पादनों का जो वितरण किया जा रहा है उस पर प्रत्येक व्यक्ति का, पूरी जनता का अधिकार होना चाहिए जिससे कि वो उसका उपयोग कर सके और अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसके बाद है अगला पॉइंट आपके उत्पादन का लक्ष्य। उत्पादन का लक्ष्य समाजीकरण। उत्पादन के लक्ष्य का समाजीकरण का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जो उत्पादन किया जा रहा है, जो वस्तु का निर्माण किया जा रहा है, उसका लक्ष्य केवल एक नहीं होना चाहिए। उसका निर्माण किसी एक समूह विशेष, वर्ग विशेष, क्षेत्र विशेष के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उसका जो निर्माण किया जा रहा है पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए होना चाहिए। उसका ध्येय ये होना चाहिए कि उससे पूरे राष्ट्र के नागरिकों की या पूरे क्षेत्र की जनता जो है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संसाधन प्राप्त हो सके। तो ये इसका लक्ष्य होना चाहिए। इसके बाद है संपत्ति के असीमित संग्रह के विरोधी। संपत्ति के असीमित संग्रह के विरोधी। संपत्ति के असीमित संग्रह के विरुद्ध का मतलब ये है कि समाजवाद नहीं मानना है। समाजवाद के अंतर्गत इस बात को माना जाता है, स्वीकार किया जाता है कि जो हम संपत्ति प्राप्त करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, कोई भी संपत्ति होती है उसको हमें सीमित मात्रा में अपने पास संग्रह रखना चाहिए और बाकी की जो संपत्ति हमारी जो आवश्यकता है उसके अनुसार ही हमें उसको अपने पास रखे। बाकी जो शेष संपत्ति है उसको किसी ट्रस्ट में हम दान दे दें या आपातकालीन परिस्थितियों में हम उसका उपयोग कर लें, जिससे कि आपातकालीन समय में हम उसका उपयोग कर सके। जैसा वर्तमान समय में कोविड-19 आपातकालीन जो समस्या आई है, तो ऐसी स्थिति में हम उस संपत्ति का उपयोग कर सके, अर्थात जो आवश्यकता अनुसार संपत्ति संसाधन है उसका उपयोग कर दे, ऐसा समाजवाद का मानना है। श्रेष्ठ मानव जीवन का लक्ष्य। श्रेष्ठ मानव जीवन का लक्ष्य। इसका मतलब यह है कि मानव जीवन जो है उस श्रेष्ठ स्तर पर पहुंचे, किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है वो कम से कम इस प्रकार से तो निकले कि उसको दैनिक आवश्यकताएं पूर्ति हो सके। जैसे दैनिक आवश्यकताओं में क्या आता है? रोटी, कपड़ा और मकान, अर्थात इस प्रकार की आवश्यकता तो उसकी डेली पूरी होनी चाहिए। और अगर वह पूरी हो रही है तो निश्चित रूप से एक गरिमापूर्ण जीवन भी व्यतीत कर रहा है। लेकिन अगर इनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है तो गरिमापूर्ण जीवन भी व्यतीत नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा गया है श्रेष्ठ मानव जीवन का लक्ष्य, अर्थात प्रत्येक मानव अपने जीवन को एक गरिमापूर्ण तरीके से व्यतीत कर सके, उसकी जो दैनिक आवश्यकता है उसको उसकी पूर्ति कर सके। और सबसे बड़ी बात यह कि किसी प्रकार से उसको ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े जिससे कि उसको या उसके परिवार को ऐसे कार्य करने पड़े जो कानून के विरोध में या मानव नियमों के विरोध में आते हैं, मानव नियमों का उल्लंघन करते हैं।
तो इस प्रकार से कहा जाता है कि श्रेष्ठ मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये समाजवाद है, समाजवाद से संबंधित बातें हैं, उसके जो प्रमुख विचारधाराएं, प्रमुख तत्व जो हैं वो यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपके समाजवाद के प्रमुख तत्व आते हैं और प्रमुख तत्वों में भी इसी प्रकार की बातें हैं जो बिंदुओं के माध्यम से आपको मैं बोर्ड पर बता देता हूँ, उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। और बाकी जो लिखी हुई चीजें वो आपको PDF पर भी रहेंगी। जैसे पहला इसमें दे रखा है धनवानों की बढ़ती हुई आय का लगाना चाहिए, यानी जो पूंजीपति वाले हैं उनसे टैक्स लेना चाहिए और टैक्स लेने के साथ साथ अगर हम बात करें तो निर्धनों के हित में उस कार्य को, उस दर को लगा दिया जाना चाहिए, जिससे कोई व्यक्ति गरीब ना रहे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। दूसरा, काले धन का संग्रह हर हालत में रोका जाना चाहिए, अर्थात ब्लैक मनी हम जिसको बोलते हैं, तो ये काले धन गलत कार्य से किए जाने वाले कमाया जाना वाले जो राशि पूंजी पैसा होता है उसको किसी प्रकार से हम रोक सके, अर्थात हमें उस पर अगर लगाम लगानी होगी, लगाम नहीं लगेगी तो ऐसी स्थिति में समाज की स्थिति और गंभीर हो सकती है। तीसरा है कृषि भूमि पर जोतने वाले का ही अधिकार हो, ऐसा नहीं कि खेत किसी और का है और अधिकार किसी और व्यक्ति का हो, जिसका खेत है वो तो केवल उस पर खेती कर रहा है, जोत रहा है केवल, तो जो व्यक्ति उस खेत को जोत रहा है वो उसको मालिक होना चाहिए, यानी किसानों को पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्थिक समानता का दूर की जानी चाहिए। आर्थिक समानता अगर दूर नहीं होगी, यानी लोगों के बीच में ये गरीबी अमीरी वाला भेदभाव अगर दूर नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से राष्ट्र जो है वो गर्त की ओर चला जाएगा, राष्ट्र का भी विकास नहीं कर पाएगा। अर्थात लोगों के बीच में पूंजीपति और श्रमिक वर्ग की जो खाई है उसको निश्चित रूप से हमें समाप्त कर देना चाहिए। अगला है आर्थिक विकास हेतु नियोजन की पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। अगर हमें अपने राष्ट्र में आर्थिक विकास करना है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विकास करना है तो नियोजन की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। लेकिन नियोजन क्या है, ऐसा आप नियोजन विस्तार से भी आगे के लेसन में पढ़ेंगे। नियोजन क्या होता है, देखिए नियोजन किसी भी क्षेत्र में किया गया प्रथम प्रयास। नियोजन क्या है, किसी भी क्षेत्र में किया गया प्रथम प्रयास जो है वही नियोजन कहलाता है। अर्थात सोच समझकर किया जाने वाला जो कार्य होता है एक प्रकार से वो नियोजन होता है। आज भारत की शासन व्यवस्था चल रही है वो नियोजन के आधार पर ही चल रही है। भारत में योजना आयोग का निर्माण किया गया, योजना आयोग के निर्माण के बाद पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया, प्रत्येक 5 वर्ष में पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य बदलता रहता है और उस आधार पर भारत के विकास करने की बात कही गई, प्रयास किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि नियोजन की जो प्रक्रिया है, नियोजन की जो प्रक्रिया है वो हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और समाजवाद के लिए महत्वपूर्ण है। अगर नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा तो निश्चित रूप से समाजवाद स्थापित हो सकेगा, लेकिन नियोजन की प्रक्रिया नहीं होगी तो हमारे शासन प्रणाली, हमारी शासन व्यवस्थाएं जो है वो चरमरा जाएगी। तो ये बहुत सारे गुण यहाँ पर, प्रमुख तत्व यहाँ पर आपको समाजवाद से संबंधित बताए गए हैं। और अगर हम बात करें इनके दोषों की तो बहुत सारे दोष भी हैं, बहुत सारी आलोचनाएं भी इनकी विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई है। देखिए मैंने आपको बताया था पहले स्टार्टिंग जब क्लासेस हुई थी कि किसी भी कार्य को जब करते हैं तो उसके दोनों पहलू होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। हमारी दृष्टि में कोई कितना भी सकारात्मक ना हो लेकिन उसके भी नकारात्मक पहलू होंगे। जैसा आपने सुना होगा कि भगवान का जब अवतार हुआ, राम का जब जन्म हुआ तो कुछ लोगों के लिए वो अच्छे थे, आदर्श थे, लेकिन कुछ लोग आज भी उनकी आलोचना करते हैं। तो जब ईश्वर की आलोचना हो सकती है तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसकी आलोचना ना हो। तो कोई भी कार्य जो होता है, कोई भी स्थान जो होता है, कोई व्यक्ति जो होता है, कोई विचारधारा जो होती है, उसके भी दोनों पक्ष होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। तो यहाँ अब तक आपने सकारात्मक पक्ष इसके पढ़े, कल आपको नकारात्मक पक्षों के बारे में, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा और आप इसी प्रकार से कंटिन्यू क्लास लेते रहे। मैं आपको एक बार पुनः वापस से एक बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं, आपका रेस्पॉन्स जो है वो वीडियो क्लास के मन बहुत अच्छा रहा है और आप इसी प्रकार से हमारे साथ क्लास में बने रहिए। सबसे बड़ी बात जो आपको डेली कहा जाता है, इस कोविड-19 के समय में, संक्रमण काल के समय आप अपना बचाव करिए, अपने परिवार की रक्षा कीजिए और किसी प्रकार के नुकसान होने से बचिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। क्योंकि अगर हम इसी प्रकार से कंटिन्यू कोरोना से लड़ते रहे तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा जब हम जीत जाएंगे, कोरोना हार जाएगा। लेकिन हमें इसके लिए पैशंस रखना होगा, हमें इसके लिए सावधानी रखनी होगी, सेफ्टी रखनी होगी, हमें इसके लिए खुद के लिए केयरफुल होना पड़ेगा, केयरलेस की बजाय। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे जीवन को वापस उसी प्रकार से पटरी पर ला सकती है, लेकिन कुछ पैशंस हमें
रखना होगा। और इसी प्रकार से अगर आप कंटिन्यू क्लास लेते रहे तो आपको एक बड़ा बेनिफिट उसका मिलने वाला है। इसलिए आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें और इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। आगे की बातें हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक्स।